नमस्कार, डीडी कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। वो कहते हैं नीले पहाड़ों की ओढ़नी ओढ़े, अविरल ब्रह्मपुत्र की धार बहे, और चाहे जिस राज्य की आत्मा हो, चाहे जिस राज्य की आत्मा हो, वहां इस वक्त चुनाव प्रचार रहे। हम बात कर रहे हैं असम की। जी हाँ, विधानसभा चुनाव 2026 में अगर देखा जाए तो असम में चुनावी बिगुल बज चुका है और असम का जो नैसर्गिक सौंदर्य है उसकी अनुपम छटा दर्शनीय है। लेकिन इस वक्त फिजा में चुनावी पारा चरम पर है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने दावों के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में कूद चुकी हैं। जहां एक और बीजेपी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर ये मान रही है कि तीसरी बार भी वो आश्वस्त है सरकार बनाने के लिए और उन्हें अपनी हिम्मत पर पूरा भरोसा है। वहीं अगर बात की जाए विपक्ष की, तो कांग्रेस अपने खोए हुए गौरव को पाने के लिए, यानी कि अपने वर्चस्व को दोबारा प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं छटपटा रही है और ये जद्दोजहद भी नजर आ रही है। तो आखिरकार जो तमाम दावे हैं, जो तमाम बातें हैं, उन बातों के कई जवाब जानना चाहती है जनता जनार्दन, क्योंकि जनादेश देना होगा 9 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को ये जनादेश कैसे इस सियासी ऊंट को किस करवट बिठाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बेहद 2 फायर ब्रांड हम कह सकते हैं प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ खास मौजूद है डीडी कॉन्क्लेव में। हम स्वागत करना चाहेंगे उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। डॉक्टर कंकना गोस्वामी भारद्वाज, मीडिया पैनलिस्ट, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, और साथ ही हमारे मौजूद हैं हैप्पी गोगोई जो कि कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास डीडी कॉन्क्लेव में। पहला सवाल डॉक्टर भारद्वाज आपसे, अब की बार कितने पार और कितनी आश्वस्त है इस बार हिम्मत सरकार की दोबारा सत्ता में आएगी, और 10 साल के कार्यकाल को किस तरह आप लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? At the very onset, I'm really grateful to you for having me here. It's an honor to be on the platform of India's very own, the oldest, Bharat's very own DD Nationals. It's really an honor to be here. देखिए, आप रुझान को देखिए, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो या फिर अब जो हम रैलियां कर रहे हैं, जो जनता के बीच हम जिस तरह से जा रहे हैं, तो जनता के बीच हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो जनसैलाब है, जिस भीड़ से जनता उमड़ के आ रहे हैं आगे, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, युवा हो, भाजपा के पक्ष में, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के पक्ष में। और ये कोई ऐसा नैरेटिव है नहीं जो हमने खुद क्यूरेट किया है, भाजपा की तरफ से क्यूरेट हो रहे हैं। ये एक ऐसा प्रत्यक्ष दृश्य है आपके सामने जो आप मीडिया वाले भी आप आए दिन आप कवर कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है नहीं जी। तो जनता, जैसे कि आपने कहा कि जनता जनार्दन है चुनावी रणभूमि में, और जनता सिर्फ और सिर्फ काम के बलबूते पे वोट देती है, और उसी काम के, सिर्फ और सिर्फ काम के एडिफाइस में, काम की नींव में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं कि देयर इज एब्सोल्युटली नो एंटी इनकम्बेंसी ऑन ग्राउंड। क्योंकि आप आज स्थिति देखिए, असम टुडे इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द एंटायर कंट्री। आज असम ने पर कैपिटा इनकम में बंगाल को भी पछाड़ दिया है। आज केवल जीएसडीपी के मामले में भी अगर आप एक तुलनात्मक एक कॉम्पेटिटिव एनालिसिस करेंगे 2015-16 से लेके 2.24 लाख करोड़ से लेके 7.41 लाख करोड़ तक की छलांग हमने लगाई है। तो ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड एक माहौल है, इसको किसी नैरेटिव की, किसी रेटोरिक की इसको आवश्यकता है नहीं। तो हम आश्वस्त हैं और हमको विश्वास है कि जनता हमको भारी बहुमत से इस बार फिर से, हैट्रिक अभी दूर नहीं, और भारी बहुमत से हम सत्ता में वापस आएंगे, ये हमारा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। हैप्पी जी, 1 दशक से हाशिए पर है कांग्रेस, और ऐसे में दोबारा सत्ता की वापसी को लेकर जो गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऐसे में जो समय परिवर्तन है, क्या वाकई में वक्त आ गया है या भी कह सकते हैं कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते? Well, thank you so much for inviting me. It's a privilege to be, in the panel of your Doordarshan program. Thank you so much. देखिए, 2016 में जब
भाजपा सरकार आया था, ऑफ कोर्स एवरी पार्टी हैव गॉट देयर ओन मैनिफेस्टो कि जनता को क्या देंगे, उससे जनता क्या खुश रहेंगे नहीं रहेंगे, एंड दे हैव द राइट टू चूज द करेक्ट गवर्नमेंट. सो अकॉर्डिंगली 2016 में जो बीजेपी ने जो वायदे किए थे उसी को देख के लोगों को लगा कि कांग्रेस 15 साल से लास्ट टर्म में शायद कुछ अच्छा ना कर पाए. दैट इज़ व्हाई दे वांटेड ए चेंज, और इन्होंने बहुत जोर धोर से बीजेपी को लाए. लेकिन आज के डेट में अभी 10 साल हो गया है और सेंट्रल में 12 साल हो गया है. आप देख सकते हैं लोगों के मन में एक आक्रोश भरा जो फीलिंग्स है इन एंटायर असम. इट इज़ एक्चुअली पीपल आर वेकिंग अप बिकॉज लोगों को लगा कहीं ना कहीं ये 10 साल में जो जुमला ये सरकार ने किया, जो वायदे किया, वो वायदे कुछ हुआ नहीं. मैं एग्जांपल देती हूँ. बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या वायदे किए वो नहीं बोलूँगी, बट 3-4 पॉइंट ज़रूर बोलना चाहूँगी. कि सबसे पहले इन लोगों ने बोला था कि एसटी स्टेटस देंगे, 6 कम्युनिटीज़ को एसटी स्टेटस देंगे, एसटी का दर्जा देंगे. लेकिन वो आज तक कागज में ही रहा. अभी तक 10 साल हो गया, सरकार नहीं कर पाया. तो लोगों को कहीं ना कहीं मन में ये हो रहा, फीलिंग्स हो रहा है कि अच्छा बीजेपी सिर्फ बोलते हैं, काम पे नहीं हो पा रहा है. फिर नेक्स्ट आ गया फ्लड फ्री. फ्लड फ्री के लिए हमें अभी भी याद है 2016 में जब इलेक्शंस के टाइम पे मोदी जी आए थे. मोदी जी आके बोला था कि एक बार हमें चांस दीजिए, हम एंटायर असम को बाढ़ मुक्त करेंगे, मतलब देयर विल बी नो फ्लड. लेटर आफ्टर 5 years व्हेन बीजेपी जीत गया, फिर नेक्स्ट टाइम बोला कि इस बार हम लोग 50 बहुत बड़ा बड़ा पॉन्ड खोलेंगे जहाँ पे यू कैन स्टॉक दोज फ्लडेड वाटर, और हम लोग बाढ़ मुक्त करेंगे. और इस बार चुनाव में वही घिसी-पिटी डायलॉग कि हाँ इस बार हमें एक चांस दीजिए, हम लोग फ्लड फ्री असम करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट जो बीजेपी हमेशा एवरीवेयर इन इंडिया एक ही चीज़ लाता है, इन्फिल्ट्रेटर्स. इन्फिल्ट्रेटर्स के नाम पे बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है. वो उनको मुद्दा को जिंदा रखना चाहता है लेकिन काम नहीं करना चाहता. क्यों मैं बोल रही हूँ, क्यों आपके लिए मुद्दा नहीं है वो? मैं वही बोल रही हूँ, मैं आ रही हूँ. 2016 में मुझे याद है अभी भी मोदी जी अमित शाह जी बोल रहे थे कि भाइयों और बहनों हमें एक बार मौका दीजिए, 16 मई को हम लोग जितने सारे घुसपैठिया है सबको हम लोग एक एक करके बाहर भेजेंगे. लेकिन क्या आज के डेट में हुआ है? 2021 में क्या हम लोग ने भेजा है? इनफैक्ट 1.5 लाख बीघा जो है एविक्शन हो गया, लेकिन इन्फिल्ट्रेटर्स कहाँ है? हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि बहुत सारे घुसपैठिया हो गया, बहुत सारे फॉरेनर्स आ गए, लेकिन इन्फिल्ट्रेटर्स को वो लोग भगा नहीं पाए. अगर आंकड़ा के हिसाब से जाएंगे 88,997 जो यूपीए सरकार मनमोहन जी के सरकार में ड्यूरिंग यूपीए कांग्रेस 88,997 इन्फिल्ट्रेटर्स फॉरेनर्स को भेजा गया था. लेकिन बीजेपी ओनली 2,500 हैज बीन पुश्ड बैक. काम करने के लिए एक साथ होना जरूरी है. और आपके यहाँ से 5 से 4 ऐसे दिग्गज बड़े नाम अचानक पार्टी में अभी चुनाव की जब घोषणा हुई वो छोड़कर चले गए. ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, और इसीलिए कहीं आप अंडरकरेंट तो नहीं फेस कर रहे? मुझे झटका नहीं लगता. जब ऑलरेडी इफ एवरीथिंग वाज बीन कुकिंग बिहाइंड और लोगों को पता नहीं, कांग्रेस ने फॉर 2-3 एग्जांपल्स दूंगी, जैसे भूपेंद्र बोरा जी ने बाद में खुद ही बोल दिया हाँ मैं बीजेपी के स्पाई के हिसाब से काम कर रहा था, मुझे पैसा मिल रहा था, उन्होंने बोल दिया. प्रद्युत बोरडोले जी, कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया. आई हैव टू से दिस, कांग्रेस ने they have given him 4 times वो एमएलए थे, 2 times he was the minister. और तो आप भी अगर आप भी अपने अंदर खाने उस कलह को पहले सुन पाते तो शायद प्रद्युत जी नहीं जाते. खैर इसका टेक ले लेते हैं एक बार हम गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि हम लगातार जो है घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी जो उठाती है वो सिर्फ उसी मुद्दे पर चुनाव जीतना चाहती है और वो सिर्फ जुमले हैं. क्या वाकई सिर्फ बीजेपी ने सिर्फ जुमले दिए हैं और विकासात्मक जो काम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम बुनियादी ढांचे को बड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए पहली बात तो इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया जुमला, देखिए स्वीपिंग स्टेटमेंट से और फॉल्स एलिगेशन के इकोसिस्टम से चुनाव नहीं जीता जाता. कांग्रेस की विडंबना ये है कि हिपोक्रेसी और दोगला राजनीति, डबल फेसेड पॉलिटिक्स कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है. मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल दूंगी. ये लोग का के बारे में बोलते हैं. ब्रह्मपुत्र वैली में ये लोग अपने गले का नब्ज फुला फुला के कहते हैं कामी ना मानो. बराक वैली में ये उफ तक नहीं करते. ये लोग असम अकॉर्ड के बारे में बोलते हैं. पिछले 30 सालों से असम अकॉर्ड का एक पन्ना नहीं छुआ इन लोगों ने. आज जस्टिस बीके शर्मा रिकमेंडेशंस कमिटी रिकमेंडेशंस के 67 में से 52 रिकमेंडेशंस पर हम काम कर रहे हैं. वो चाहे जाति के विषय में हो,
माटी के विषय में हो, भाषा के विषय में हो, संस्कृति सभ्यता के विषय में हो, या फिर अस्तित्व के विषय में हो। ये लोग एनआरसी के बारे में भी बोलते हैं, जुमलाबाजी को लेके ये बोलते हैं कि हम एनआरसी को लेके हमने जुमलाबाजी किया। इतिहास गवाह है कि कैसे कांग्रेस के सरकार के दिनों में असम को घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बनाया गया। इतिहास गवाह है कैसे 1983 में इन्हीं लोगों ने आईएमडीटी एक्ट लाके घुसपैठियों के लिए कानूनी रास्ता तक साझा किया। इतिहास इस बात की भी गवाह है कैसे इनके विधायिका शिबा मोनी बोरा ने 2021 के चुनावी कैंपेन के दौरान इन्होंने पब्लिक डोमेन में खुलेआम कहा था कि जब वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे तो हजारों के तादाद में घुसपैठियों को उन्होंने वोटर लिस्ट में दाखिला करवाया था। अब देखिए, ये लोग महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा जब हम जीतते हैं तो ये लोग कहते हैं ईवीएम इज प्रॉब्लमैटिक। कर्नाटका और बंगाल जब ये जीतते हैं तो ईवीएम इज ओके। वोट चोरी के बारे में ये लोग बोलते हैं, लेकिन इन्हीं के विधायक, इन्हीं के नेता नंगे गौड़ा से लेकर नवीन यादव तक वोट थेफ्ट के मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। ये लोग बहुत सारी ऐसे विषयों के बारे में, महिला के बारे में ये लोग बोलते हैं, मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के पक्ष में ये लोग बोलते हैं। आज अगर इस देश में ट्रिपल तलाक, 3 तलाक के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो है भाजपा सरकार। आज अगर महिला के पक्ष में, मुसलमान बेटियों के, बच्चियों के पक्ष में अगर चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, बहु विवाह के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इनकी सरकार के दौरान क्या हुआ था आपको याद होगा। इस देश में सीआरपीसी के धारा 125 के अधीन हिंदू महिला को मेंटेनेंस मिलता है पूरी जिंदगी, लेकिन इसी देश में मुसलमान महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिया गया क्योंकि ये लोग नहीं चाहते। और जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानू बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को वो हक दिलाया, तो इन लोगों ने संविधान तक का संशोधन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम मैरिज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स 1986 लागू करके उन्हें, मुसलमान महिलाओं को इस अधिकार से वंचित किया। साफ तौर पर यह कि अधिकारों की अनदेखी हुई, साफ तौर पर यह है कि हिपोक्रेसी की राजनीति, दोगला राजनीति और जुमलेबाजी का असली सरताज तो कांग्रेस है। आई एम ओपनिंग द फ्लोर फॉर द क्वेश्चंस। तो पहला सवाल जो जनता पूछना चाहती है, क्योंकि आप जनता के चुनकर आए हुए प्रतिनिधि होंगे जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। पहला सवाल, On behalf of Guwahati University, I want to ask you, why is unemployment still a major issue despite years of governance from both the parties? Why hasn't the drug problem reduced under any government? Is there a gap between media portrayal of both parties and ground realities? बीजेपी का सरकार बीजेपी बोलेंगे, बट फ्रॉम बीजेपी बोलेंगे, फ्रॉम आवर साइड बीजेपी बोलेंगे। एक तिनका, एक पत्ता के बगैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,65 करोड़ जॉब जनरेट किया। कांग्रेस के दिनों में क्या हुआ था? एपीएससी आपको याद है? 1 करोड़ जॉब देने का प्रतिज्ञा हुआ था, प्रॉमिसेस हुआ, 1 करोड़ जॉब ऑल इंडिया। एपीएससी आपको याद है? मैं युवाओं से पूछना चाहती हूँ, इस पवित्र भूमि में आपने सोचा था कि अपनी मेहनत के बल पे, अपनी पराक्रम के बल पे, अपनी परिश्रम के बल पे आपको जॉब मिलेगी? आपने सोचा था? आप लगातार इस चुनावी प्रचार प्रसार में कह रही है कांग्रेस पार्टी, फिर मैं बीजेपी भी आऊंगी, कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, हम जेनजी के साथ हैं, हम चाहते हैं कि युवा या राजनीति में आए। लेकिन जब अभी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ और उस वक्त जो कांग्रेस का जो वहाँ का युवा विंग है, जिस तरह से उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया और उसकी कहीं ना कहीं हामी भरते हुए राहुल गांधी नजर आए, तो क्या इस सोच के साथ पार्टी असम में और इस युवाओं को लेकर आएगी? ठीक है, सबसे पहले मैं, क्योंकि वो बयान उन्हीं का दिया हुआ है, ये मैंने कोट नहीं किया, क्योंकि फिर आप मुझे कुछ कह देंगी। जब झूठा आप कुछ वो दैट वाज अ रोबोट और समथिंग, उसको देख के प्रोटेस्ट किया था ना यूथ ने, यस ऑफ कोर्स दे डिड इट। ये ठीक है, ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, समझ गया, बिकॉज दे प्रोटेस्टेड, फिर भी उन्होंने कपड़ा पहन किया। जहाँ पे यूथ जो जहाँ घुस गए थे, यू आर टॉकिंग अबाउट रहे थे, लेकिन बीजेपी के टाइम पे बीजेपी तो नंगा घूम रहे थे। कपड़े उतार के वर्ल्ड, विश्व के मंच पे भारत को बीजेपी के लोग तो शर्मसार किया। ये कपड़े उतार के भारत को विश्व के मंच पे इन्होंने शर्मसार किया है। ये मीडिया, ये पब्लिक डोमेन में है। आप कितना डिनाई करोगे? ये अब मेरा स्लॉट अगर आया है और आप, क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है युवाओं के बारे में, ये झूठ है, ये सही नहीं है, इसलिए उन्होंने। चलिए आप दे चुकी ना जवाब, उनको देने दीजिए, कम से कम अपने पॉइंट रखे पूरे, बोलिए। ये हद है इनकी कि एआई समिट में जो हुआ उसको भी ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। खैर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे युवा ने उठाया है कि युवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है। आज देखिए 10 साल की
जो हमारी एक दशक की हमारी सरकार रही है, 10 सालों में जॉब इकोनॉमी को लेके, जैसे कि हमने कहा कि 1,61,65,000 जॉब्स, सरकारी नौकरी हमने जनरेट किया। कोई एक केस नहीं, एक पिटिशन नहीं, एक आरटीआई नहीं, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली करप्शन फ्री, नंबर 1। नंबर 2 मुझे बोलने दीजिए, मैं जनता को मैं जवाब दे रही हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए। जनता जनार्दन है, चुनाव में आप मुझे और मैं आपको वोट नहीं डालूंगी, जनता हमको वोट डालेंगे, जनता को सब पता है। उसके बाद स्टार्टअप इकोनॉमी में आज असम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए, ये इनके कल्पना के परे है। जिस तरह से असम में सेमीकंडक्टर यूनिट जो है, पर डे 48 मिलियन चिप्स प्रोडक्शन होगा आप असम में, और उसके साथ ही साथ 25 से 28,000 जॉब्स जनरेट होंगे। जो प्राइवेट जॉब इकोनॉमी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें असम और जो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य थे हम पीछे आ रहे थे। तो असम में वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन बायो प्लांट बेस्ड जो इथानॉल प्लांट बन रहा है नाम रूप में, असम में नुमलीगढ़ में जो बन रहा है, असम में सेमीकंडक्टर यूनिट बन रहे हैं, असम में आप रुकिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। तो आप तो अचंभे में हैं। वर्ल्ड का विश्व का पहला जो अंडर वाटर ट्विन टनल बना था वो डेनमार्क और जर्मनी के बीच बना है, और विश्व का दूसरा जो बनने वाला है वो असम में नुमलीगढ़ और गौहपुर के बीच बनने वाला है। तो दे आर एब्सोल्युटली फ्लैबरगास्टेड, दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, एंड दैट इज व्हाई दिस पैनिक की ये सुनने की क्षमता नहीं रखते, जवाब देने की ये कोशिश करते रहते, ये एब्सोल्यूट डिनाइल मोड में है, जुमलेबाजी ये करते रहते हैं, और दूसरों पे जुमलेबाजी और हिपोक्रेसी और दोगले राजनीति की बात तो हमने कह दी है। कोई और सवाल ऑडियंस से? एक सेकंड, ऑडियंस से और सवाल पूछिए। दोनों फीमेल रिप्रेजेंटेटिव के लिए मेरा एक सवाल है कि हम इक्वलिटी के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या सचमुच एक महिला को, हर महिला को क्या इक्वलिटी मिलती है? You're absolutely right. In fact, this is a very good question. And that is why I would like to remind you that this time, out of 99 seats in Congress, 10 are females. But I would like to ask the same questions to the BJP. Out of 99, how many female, they have given candidates? You can ask them. It's not more than 5, I guess. But for us, when we talk about Mahila, when we talk about women entrepreneurship, we really mean it, and that is why 11 candidates are being projected from Congress. And this time, if we talk about Gen Z and youth, yes, most of the almost 30 youth have been given the tickets as a candidate, and they are doing pretty good this time, pretty good. लेकिन ऐसा नहीं कि 17 बीजेपी लोगों को हटा के 26 जो कांग्रेसी वहाँ पे जा गए और उन लोगों को टिकट मिला, ऐसा कांग्रेस नहीं कर रहा है. Let me also remind you, because 26 people who have gone from Congress to BJP have got the ticket, whereas the pure BJPians, 16 people, 17 people, they did not get the tickets. So now it's time for the public and the youth to actually decide. But we definitely mean it when we talk about women. Yes, we definitely mean it. In fact, because of this, इस बार जो हमारे manifesto में है that we are going to give 50,000 for a woman who would like to do the business, in spite if they are getting any other scheme. Not like BJP that you have to go to the rally, you have to listen to the मन की बात. नहीं, वो जाना नहीं है. नहीं जाएंगे, घर पे रहेंगे, लेकिन business अगर करना है महिलाओं को, we are going to give you 50,000. जो राहुल जी, जो कांग्रेस ने हमने वायदा किया है कि इस बार कांग्रेस सरकार आएगी तो 50,000 देंगे, ताकि महिला अपने उद्योग से and they can do something, they can start an entrepreneurship. फिर से हिपोक्रेसी, ये लोग महिला उद्यमिता के विपक्ष में बात करते हैं और खुद बोलते हैं कि 50,000 देंगे. ये कैसी बात हो गई? हम लोग ब्राइब नहीं दे रहे, डबल फेसेड राजनीति क्यों? अब ये लोग बोलते हैं 70-75 साल ये लोग सत्ता में रहे, लेकिन उसके बाद 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात अगर किसी ने छेड़ी तो वो भाजपा सरकार ने छेड़ी. वक्त कम है, मौका शशि थरूर को, आप शशि थरूर को मौका देंगे. ये मौका होता है कि अपनी पार्टी, ये मौका होता है इस मंच का उपयोग करके आप अपनी पार्टी के बारे में बात करें, लेकिन आप लगातार वही कि दावे और आरोप प्रत्यारोप. बहुत फाइनली 30 सेकंड में सिर्फ, आने वाले चुनावों में आप कांग्रेस को कहां देखती है, और खासतौर पर तब जब सीएम के चेहरे को लेकर भी कहीं ना कहीं फुटअव्वल है कांग्रेस के बीच में? बहुत संक्षिप्त में 30 सेकंड के अंदर. सी, आने वाले के लिए जो चुनाव है इस बार, आई एम श्योर देयर इज अ न्यू वेव ऑफ होप, a ray of hope has come, and I'm sure the Gen Z and all the people who understands that only a mere 1250 of scheme would not help them for the future growth and for their children also. This time it's time that we vote Congress, and I'm sure people are coming up in huge numbers. They would like to vote for Congress, and this time we are going to form a government, the Alliance Party. Akhil Gogoi, Lurinjyoti Gogoi and Gaurav Gogoi. Last comment please.
देखिए, हमारी जो विजय संकल्प सभा है वहाँ पे और हमारी मैनिफेस्टो की जो रैली है वहाँ पे, जन आशीर्वाद यात्रा में, हर जगह जिस तरह से आपने जनता का जनसैलाब देखा है, उस जनता को नमन करते हुए, उस जनता के मैंडेट को अपने शीश पे लेते हुए हमने इस मैनिफेस्टो, इस बार की जो मैनिफेस्टो है उसमें महिलाओं के लिए, युवा के लिए, नई पीढ़ी के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे माताओं के लिए, हमारे जितने भी हर तबके का, क्योंकि हम इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पे विश्वास रखते हैं, हम अंत्योदया पे विश्वास रखते हैं, तो हर तबके के लिए, समाज के हर तबके के लिए, हर किसी के लिए, इन्होंने ST की बात किया है। आज आप कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल देख लीजिए, आप टिवा देख लीजिए, आप बोडो देख लीजिए, सारे जो कम्युनिटीज़ है, सारे जो जाति जनजाति है, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है। तो ये हम सबका साथ, सबका विकास में हम विश्वास रखते हैं और अटल, अविचल, अग्रगामी असम के होर हम अग्रसर हो रहे हैं और इसमें हमें जनता भर भर के हमको आशीर्वाद देगी, ये हमारी विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप डीडी कॉन्क्लेव में आए और अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो यहाँ पर डीडी कॉन्क्लेव में हमारी कोशिश ये रही कि किस तरह से जब हम बात करते हैं चुनावी सरगर्मियों की, लेकिन यहाँ पर एक कहना चाहेंगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, यानी कि मतदाता के पास वो मत अधिकार है। तो 9 अप्रैल को अपने घरों से ज़रूर निकलिएगा ताकि उन प्रतिनिधियों के चुनाव में आप मदद कर पाएँ जो आगे आने वाले समय में आपके लिए खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।